आप देख रहे हैं चैनल न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मंगलवार को 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर चीन पहुंच गए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर हो रही इस यात्रा को वैश्विक राजनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। खास बात यह है कि यह दौरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया चीन यात्रा के तुरंत बाद हो रहा है, जिससे दुनिया भर में नई चर्चाएं तेज हो गई हैं। बीजिंग एयरपोर्ट पर पुतिन का स्वागत चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने किया और उनके स्वागत के लिए गार्ड ऑफ ऑनर भी मौजूद था, जबकि रूसी और चीनी झंडे लहराते बच्चों ने भी उनका अभिनंदन किया। पुतिन के साथ रूस के कई बड़े मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और प्रमुख कंपनियों के प्रमुख भी चीन पहुंचे और इस दौरान दोनों नेताओं आर्थिक सहयोग, ऊर्जा साझेदारी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा हुई। तो यह दौरा कई मायनों में अहम और खास माना जा रहा है। तो आपको बता दें, एक तरफ मिडिल ईस्ट में संघर्ष चल रहा है, ये हालात बड़े नाजुक हैं और ऐसे में पुतिन का चीन पहुंचना कई मायनों में अहम और खास माना जा रहा है। तब जब अमेरिकी राष्ट्रपति कुछ ही दिन पहले चीन पहुंचे हुए थे, उनका चीन दौरा हुआ था और उसके बाद अब पुतिन का चीन पहुंचना कई मायनों में खास माना जा रहा है। और इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैप्टन यूके जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एचएनएन न्यूज पर। सर, आपसे शुरुआत करते हैं कि एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति चीन पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने मुलाकात की थी, लेकिन कोई ऐसा साझा बयान या कोई डील का ऐलान नहीं किया गया था। अब ऐसे में पुतिन का पहुंचना कितना खास माना जाए, किन मायनों में खास माना जाए? हाँ आर्या, पुतिन का और शी जिनपिंग का मिलना बहुत ही बड़ा इवेंट है। हम कह सकते हैं कि पुतिन साल में 2 या 3 देशों में ही जाते हैं। इसी तरह से शी जिनपिंग भी साल में मुश्किल से 4 या 5 देशों में जाते हैं। तो ऐसे में पुतिन और शी जिनपिंग का मिलना बहुत ही इम्पोर्टेंट दौर है। हाँ, एक और चीज जो है, चीन और रशिया की जो मीटिंग काफी पहले ही हो गई। इस विजिट में एक मुख्य उद्देश्य शी जिनपिंग पुतिन से जब मिलेंगे तो ये दर्शाना होगा कि अभी हाल ही में जब डोनाल्ड ट्रंप गए थे चीन के विजिट में, तो ऐसा कुछ अर्थ शेकिंग इवेंट नहीं हुआ कि चीन अमेरिका की तरफ चला गया या चीन अमेरिका की तरफ झुक गया। तो शी जिनपिंग पुतिन को भरोसा दिलाएंगे कि चीन अभी भी एकदम आजाद है, अमेरिका के इन्फ्लुएंस में नहीं आया है और रूस मजबूती से खड़ा है। लेकिन देवनाथ जी, ऐसे में पुतिन का वहां पे पहुंचना और एक तरफ मिडिल ईस्ट में जो हालात हैं, ऐसे में माना जाए कि दोनों शी जिनपिंग दोनों महाशक्तियों का संतुलन बना के रखना चाहते हैं। इसी वजह से ये दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ ट्रंप का पहुंचना और दूसरी तरफ पुतिन का पहुंचना, तो दोनों महाशक्तियों का संतुलन बना के रखना चाहता है चीन। हाँ आर्या, चीन के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, अक्सर आती है। चीन जो है सबसे बड़ा व्यापार वाणिज्य किसके साथ करता है? अमेरिका के साथ। और चीन का जो ट्रेड है अमेरिका के साथ, बहुत ज्यादा ट्रेड सरप्लस है, इनको फायदा ही फायदा है अमेरिका के साथ। लेकिन इसी दौरान चीन अमेरिका को भी नहीं, चीन रूस को भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि रूस जो है कमोबेश अगर देखा जाए चीन का ऑल वेदर फ्रेंड रहा है। अभी चीन चाहेगा कि रूस से, क्योंकि पश्चिम एशिया से कच्चे इंपोर्ट करने में दिक्कतें आ रही हैं, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद है, तो चीन चाहेगा कि रूस से ज्यादा कच्चा तेल और गैस का इंपोर्ट करे। इसी के तहत अब एक और साइबेरियन गैस पाइपलाइन बनाने की योजना है, जिससे कि हर रोज सालाना 50 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस का इंपोर्ट साइबेरिया से, मंगोलिया के रास्ते से चीन होगा। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके साथ ही साथ कोई 40 से ज्यादा ट्रेड एग्रीमेंट और एमओयूज चीन और रशिया के बीच में साइन होने वाले हैं, जिसमें कि ये अंडरस्टैंडिंग पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि डॉलर के बजाय दोनों देश युआन में
व्यापार करेंगे। युआन चीन की करेंसी है। हम्म। रूस जो है वो भी चाहेगा कि चीन के साथ जो व्यापार है वो रूसी करेंसी रूबल में हो। तो उसमें थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आती हैं टेक्निकल। हम्म। तो अगर रूबल और युआन में व्यापार करना है दोनों देशों को आपस में, तो हम्म। उसकी जो फाइनेंशियल एसओपीज हैं उसको सेट किया जाएगा। हम्म। अब चीन को रूस से काफी सारी टेक्नोलॉजी की दरकार होती है। खासतौर से रूस की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जो विमान हैं, मिसाइलें हम्म। हैं, हम्म। टैंक हैं, इनकी जो टेक्नोलॉजी है या तो चीन रिवर्स इंजीनियरिंग करके बना लेता है रशियन हम्म। इक्विपमेंट की, या चीन रूस को बताकर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करता है। हम्म। तो टेक्नोलॉजिकल आदान प्रदान पर भी बहुत सारे एमओयूज और कॉन्ट्रैक्ट्स साइन होंगे। हम्म। जी। बिल्कुल देवनाथ जी, आपसे एक चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति पहुंचते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और लग रहा था कि इस बार कुछ अच्छा होके आएगा और कुछ ऐसा होगा कि हमेशा जो डोनाल्ड ट्रंप कहते रहते हैं महाशक्ति और झुकने वाले, दूसरों को झुकाने वाले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनकी यात्रा के बाद ना तो कोई समझौता ऐसे तौर पर देखने को मिला, ना तो साझेदारी का कोई बयान आया। ऐसे में रूस की जो 2001 के बाद से चीन के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है, दोस्ताना देखा जा रहा है, व्यापार लगातार बढ़ रहा है, और ऐसे में रूस का पहुंचना ठीक कुछ दिन बाद कि जब ट्रंप पहुंचे थे, क्या ये माना जाए कि जो मिडिल ईस्ट में हालात हैं उसका, उस पर कोई समझौता किया जाए, उस पर कोई ऐसा ऑप्शन निकाला जाए जिसका क्रेडिट पुतिन को जाए? अरे हो ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जब चीन गए थे तो शी जिनपिंग को उन्होंने बात छेड़ी थी कि हम्म। चीन जो है अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके ईरान को बाध्य करे कि ईरान बातचीत करने के लिए तैयार हो जाए, अमेरिका की शर्तों को मान जाए। हम्म। लेकिन शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप के इन हिंट्स को एकदम ही दरकिनार कर दिया। तो हम्म। अमेरिकन डेलीगेशन थोड़ा नाखुश था। हम्म। जब डोनाल्ड ट्रंप आ रहे थे तो उन्होंने हवाई जहाज में बैठने के पहले, एयरफोर्स वन में बैठने के पहले कहा था कि मैं 500 बोइंग विमान बेच के आऊंगा। हम्म। और फाइनली चीन ने महज 200 बोइंग विमान खरीदने का भरोसा दिया। तो हम्म। काफी लेट डाउन फील कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। हम्म। अब वो ये रहा है कि चीन को भी मालूम है कि विश्व के पटल पे अब रूस की पकड़ कम होती जा रही है। हम्म। लेकिन रूस की टेक्नोलॉजी अभी तक लाजवाब है। जी। खासतौर से उनकी जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है वो चीन को चाहिए। हम्म। एक और चीज समझने की बात है कि चीन को मालूम है कि अमेरिका ने रूस के ऊपर बहुत सारे आर्थिक सैंक्शन लगाए हुए हैं। हम्म। तो चीन को ये भी मालूम है कि इसी तरह के आर्थिक सैंक्शन हम्म। अमेरिका भविष्य में चीन के ऊपर भी लगा सकता है, अगर अगर चीन ताइवान पर हमला करके ताइवान को गपचियाने की कोशिश करता है। हम्म। तो रूस और चीन मिलकर अमेरिकन सैंक्शंस का भविष्य में किस तरह से मुकाबला किया जाए, हम्म। उसका भी एक खाका तैयार कर रहे हैं। जी। जी। देवनाथ जी, लेकिन इसको अगर ऐसे समझा जाए कि एक तरफ अगर ईरान की बात करें तो लगातार अमेरिका उसको झुकाने की बात करे, हालांकि वो झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा, अपने स्टैंड पे अभी भी वैसे ही खड़ा है, और चाहे युद्ध की बात हो या फिर समझौते की बात हो। ऐसे में अगर रूस और चीन की बात करें तो कूटनीतिक तौर पर ईरान के ये दोनों सहयोगी माने जाते हैं, चाहे फिर हथियारों का आदान प्रदान हो या फिर क्रूड ऑयल का आदान प्रदान हो। माना यह जाए कि यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है। आर्या, बड़ा ये होने वाला है कि दोनों ही देश जो हैं आपसी हम्म। सहमति से ईरान को मदद करते रहेंगे। हम्म। अब वो मदद फिलहाल फौजी मदद देना काफी मुश्किल है, हम्म। क्योंकि चीन से अगर कोई हथियार भेजते हैं, जाहिर बात है वो पानी के रास्ते से जाएगा। हम्म। अ, अरब सागर में रोक लिया जाएगा, क्योंकि अरब सागर में तो अमेरिका का हम्म। दबदबा है। चीन अगर कोई हथियार अपने बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट विमान में भेजता है, हम्म। उसमें भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि ईरान के एयर स्पेस पर अमेरिका और इजराइल की एयरफोर्स का दबदबा है। हम्म। तो ऐसे में दोनों देश मिलकर तेहरान को टेक्निकल मदद दे सकते हैं, हम्म। आर्थिक मदद दे सकते हैं, राजनीतिक और कूटनीतिक मदद दे सकते हैं। और यूनाइटेड नेशन में, चाहे यूएनजीए हो या सिक्योरिटी काउंसिल हो, हम्म। वहां पर अगर ईरान के खिलाफ कोई प्रस्ताव पेश होता है, हम्म।
तो दोनों देश मिलकर उसको कैसे वीटो करें और ईरान को सपोर्ट करें, उसके बारे में बातचीत हो सकती है। लेकिन अभी दोनों ही देश खुलकर ईरान के समर्थन में हथियार भेजने के लिए बहुत ही मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। जी। देवनाथ जी, आप तो शायद उस चीज़ से वाकिफ होंगे कि अभी ट्रंप ने वार्निंग दे दी है ईरान को कि अगर आप समझौते पे बात नहीं करते तो बड़ा हमला हो सकता है, कुछ बड़ा हो सकता है। ऐसे में माना ये जाए कि रूस और चीन का मिलना और कूटनीतिक तौर पर ईरान के साथ पहले से सहयोगी है, पहले से सहयोग करते हैं, तो ये सीक्रेट बैक सपोर्ट भी हो सकता है कि सीक्रेटली बैक सपोर्ट दिया जाए ईरान को, ताकि ईरान अपने जगह पर स्टैंड पूरा ले सके जो लेता आ रहा है। हाँ, आर्या, हो ये रहा है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि मैं ईरान के ऊपर हमला कर दूंगा अगर ईरान अमेरिका की बातें नहीं सुनेगा, तो ये सुनते ही चीन और रशिया में एक स्टैंडर्ड रिएक्शन होता है कि वह अमेरिका के इस दावे की कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन अमेरिका को डायरेक्टली टकराना दोनों ही देश अवॉइड कर रहे हैं। शी जिनपिंग भी चाहते हैं कि अमेरिका को इस तरह से अपोज करके अमेरिका और चीन के बीच में जो व्यापारिक संबंध है उसमें किसी तरह की डिफिकल्टी आए। आर्या, चीन की एक बहुत बड़ी मजबूरी ही समझ लो आप कि अमेरिका में बहुत बड़ी तादाद में चाइनीज हैं, चाहे वो चाइनीज सिटीजन हो जो अमेरिका में काम कर रहे हो या चाइनीज ग्रीन कार्ड होल्डर हो जो कि आस्ते आस्ते अमेरिका के सिटीजन बनते जा रहे हैं। तो अमेरिका नहीं चाहता कि चाइनीज सिटीजन अमेरिका में काम कर रहे हैं उनके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की क्या कहते हैं, बुरी नजर पड़े। तो चीन बहुत फूंक फूंक कर अमेरिका के खिलाफ कोई बयान देता है, बहुत ही मर्यादित और बहुत ही कम शब्दों में अमेरिका की निंदा करता है। जी बिल्कुल सर, और ऐसे में स्टेट ऑफ हॉर्मुज के साथ साथ यूरेनियम एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, चाहे फिर ट्रंप के लिए हो, ईरान के लिए हो। लेकिन सवाल लगातार ये उठ रहा है कि तमाम देशों के नेता अलग अलग देशों में जाके बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स पे इन दोनों नेताओं के बीच में, दो महाशक्तियों के बीच में कुछ ऐसी बातचीत हो सकती है जो ट्रंप और चीन के बीच में नहीं हो पाई? क्योंकि और ऐसे इसमें यह भी माना जाए कि ट्रंप बैकफुट पर नजर आ रहा है इस पूरे मुद्दे को लेकर। हाँ, जहां तक ईरान की बात है, ट्रंप जो है वो बहुत ही हैरान है, परेशान है। मुद्दा असल में एक ही है कि ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि चीन 400 किलो संवर्धित यूरेनियम जो है वो अमेरिका को हैंडओवर कर दे। तो इससे जो दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए भविष्य में, वो भी सॉल्व हो जाता है। लेकिन ईरान ने कहा है कि किसी भी हालत में 400 किलो जो यूरेनियम है वो अमेरिका को नहीं देगा, क्योंकि देश के सम्मान की बात है। देखिए, एक नेशनलिस्टिक फीलिंग है, राष्ट्र के सम्मान की बात है। हाँ, ईरान ने एक मझोला रास्ता दिखा दिया है। ईरान ने कहा है कि अगर IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, चाहे तो ईरान ये 400 किलो संबंधित यूरेनियम जो है रूस को दे देगा और रूस में IAEA के सुपरविजन में इस यूरेनियम को थोड़ा सा नॉन प्यूरिफाई किया जाएगा। यानी अभी 60% प्यूरिफाई कर लिया है, उसको एक मिक्स करके 20%, 10%, 5% तक ले आएंगे और फिर भविष्य में रूस IAEA के सुपरविजन में थोड़ा थोड़ा करके वो ईरान भेज देगा, ताकि ईरान अपनी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से जहां बिजली बनाता है वहां पर इस 5%, 4% संबंधित यूरेनियम का इस्तेमाल करे। लेकिन अमेरिका ये बीच का रास्ता मानने के लिए तैयार नहीं है। तो जाहिर बात है पुतिन और शी जिनपिंग इस मुद्दे पर बात करेंगे कि और क्या तरीका निकाला जा सकता है। डेफिनेटली चीन भी नहीं चाहेगा, रशिया भी नहीं चाहेगा कि ईरान से ये 400 किलो संवर्धित यूरेनियम अमेरिका पहुंचे। जी बिल्कुल, और ऐसे में देवनाथ जी, ये रूस और चीन के बीच में अगर देखा जाए कि 25 सालों का रिश्ता है, दोस्ताना रिश्ता ऐसे माना जा रहा है। तमाम मुद्दों पर उनके सहमति होती रही है, व्यापार को लेकर हो, इन्वेस्टमेंट को लेकर हो। ऐसे में माना जाए कि एक तरफ जहां ट्रंप आए थे, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट और तमाम वो बातें उनकी तरफ से कही जा रही थी, वो हाथ खाली उनके रहे। ये माना जाए कि इस बार
बड़ा समझौता हो सकता है इन्वेस्टमेंट को लेकर या फिर तमाम उन मुद्दों को लेकर जो पिछले 25 सालों से चलते आ रहे, उसको और बढ़ावा मिल सकता है इस बैठक में और इस दौरे को लेकर दोनों देशों के बीच में, रूस और चीन? हाँ, रूस और चीन में आपसी सहयोग, संपर्क, ट्रेड, वाणिज्य, व्यापार, मिलिट्री सहयोग भी काफी ज्यादा है। इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी तादाद में रशिया जो है वो चीन में भी कर रहा है और चीन रशिया में कर रहा है। दोनों का इन्वेस्टमेंट का तरीका थोड़ा अलग अलग है। चीन रशिया में उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, यानी सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। चीन क्या चाहता है? चीन भविष्य में दिख रहा है कि उसकी एनर्जी जो है वो दोगुना हो जाएगी बहुत निकट भविष्य में। तो इतनी एनर्जी चीन के पास आएगी कहाँ से? इसलिए चीन रशिया के अलग अलग यूरल माउंटेन्स के पास और साइबेरिया में जहां भी कच्चा तेल है या गैस है, उन संयंत्रों में, पंपिंग स्टेशंस में, पाइपलाइंस में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कर रहा है। इस तरह से रूस को मालूम है कि उसको चीन में जो इन्वेस्टमेंट करनी है। रूस की एक दिक्कत आती है, क्या होता है कि जब भी सर्दियां आती हैं तो रूस के जो आर्कटिक पोर्ट्स हैं वो पूरी तरह से फ्रीज हो जाते हैं, बर्फ गिर जाती है, तो वहां से रूस कोई एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है। इसी तरह से यूक्रेन युद्ध करने के बाद से बाल्टिक सागर से जो रशिया का एक्सपोर्ट का रूट था या ब्लैक सी से रशिया का जो एक्सपोर्ट रूट था वो भी यूक्रेन या नेटो देशों के ज्यादा प्रभुत्व में आ गया। तो रूस चाहता है कि इस तरह की रेल लाइन या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर रूस से चीन तक बने, ताकि आने वाले दशकों में रशिया का एक्सपोर्ट या तो इन रोड एंड रेलवे नेटवर्क से चीन को हो या चीन के मार्फत एशिया के दूसरे देशों को हो। जी बिल्कुल देवनाथ जी, और ये देखना होगा कि कितना अहम रहने वाला है ये दौरा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे यहाँ से। देखते रहिए HNN न्यूज़। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? अबे घोचू, अक्खा इंडिया को मालूम है, पेट दबा हर रोग दबा, एक ही जगह। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री कराए गए। जब बात सेहत की हो तब लापरवाही छोड़ी। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आज देश भर में मेडिकल स्टोर बंद रहेंगे। मेडिकल स्टोर एमपी समेत देश भर में केमिस्ट की हड़ताल है। एमपी में 31,000 से अधिक मेडिकल स्टोर ई फार्मेसी के खिलाफ हड़ताल का ऐलान किया गया है। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में यह हड़ताल हो रही है। ई फार्मेसी के खिलाफ मध्य प्रदेश समेत देश भर में मेडिकल स्टोर बंद रहेंगे। हालांकि सभी फार्मेसी श्रृंखला
हॉस्पिटल आधारित मेडिकल स्टोर और जन औषधि केंद्र 20 मई तक खुले रहेंगे। केमिस्ट और दवा विक्रेताओं ने दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के विरोध में देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। करीबन 12 लाख से ज्यादा केमिस्ट और दवा वितरक 20 मई को दवाओं के अनियंत्रित ऑनलाइन बिक्री और ई फार्मेसियों की तरफ से दी जाने वाली भारी छूट के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर रहे हैं। तो ऐसे में ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में ये हड़ताल हो रही है और आज जगह जगह जो मेडिकल स्टोर है वो बंद रहेंगे। एमपी समेत देश भर के मेडिकल स्टोर केमिस्टों की ये हड़ताल जारी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष पारासर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, देश भर में आज मेडिकल स्टोर बंद रहेंगे, केमिस्ट की तरफ से ये बड़ा हड़ताल होने वाला है और ऐसे क्या माना जाए कि किन किन मांगों को लेकर ये हड़ताल हो रही है? क्योंकि आज अलग अलग जगह की बात करें, मध्य प्रदेश नहीं बिल्कुल अलग अलग राज्यों की बात करें तो हर जगह मेडिकल स्टोर बंद रहने वाले हैं। मनीष। बिल्कुल देखिए, इसमें पूरे देश में जो है मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा हड़ताल का आह्वान किया गया था। उसमें मध्य प्रदेश फार्मेसी एसोसिएशन के द्वारा भी जो पूरे मध्य प्रदेश में हड़ताल का आह्वान किया गया, जिसके तहत सभी प्रकार के जो मेडिकल स्टोर है वो पूरी तरीके से बंद रहेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि, साथ ही शासकीय अस्पताल में जो मेडिकल स्टोर होते हैं, इसके अलावा जो है जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, उन प्राइवेट हॉस्पिटल में जो मेडिकल स्टोर का संचालन होता है वो पूर्ण रूप से सुचारू रूप से संचालन किया जाएगा। परंतु देखिए, यहाँ ऑनलाइन मेडिकल पे जो दवाइयों का वितरण किया जा रहा है उसको लेकर जो है विरोध पूरे मध्य प्रदेश और देश में चल रहा है। क्योंकि मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में जो विरोध चल रहा है उसमें ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री में सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो दवाई विक्रेताओं की दुकानों को लेकर हो रहा है। क्योंकि ऑनलाइन बिक्री के लिए भारत सरकार की तरफ से दिशा निर्देश बनाए तो गए हैं, परंतु किसी भी प्रकार के दिशा निर्देशों का भी पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है। इन नियमों को बनाकर जो है सुचारू रूप से संचालन किया जा रहा है, परंतु नियम लागू होने में अभी काफी समय है। वहीं नियमों के धज्जियां उड़ाते हुए ऑनलाइन दवाई विक्रेताओं के द्वारा जो जिन पर्चों पे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है उन दवाइयों को भी जो है ऑनलाइन मार्केट में अवेलेबल किया जा रहा है। बिना पर्चों की दवाइयों को भी जो है धड़ल्ले से किसी भी खरीदार के द्वारा ऑनलाइन जो है स्टोर से खरीदा जा सकता है। वहीं अगर उस दवाई को खरीदने के लिए कोई भी क्रेता दुकान पर जाता है तो विक्रेता उसे मना कर देता है, क्योंकि उसे डॉक्टर का पर्चा देना होता है। बिल्कुल मनीष, लेकिन ऐसे में मांग ये भी की जा रही, तमाम जो नए नियम हैं उनको लागू करने की बात की जा रही है। कोविड के दौरान कुछ नियम लागू किए गए थे, उनको भी हटाने की मांग की जा रही है। कौन कौन से वो नियम हैं जिनको हटाने और लागू करने की बात की जा रही है, ताकि मेडिकल स्टोर के जो संचालक हैं उनको जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वो ना करना पड़े? मनीष। देखिए, इसमें जो है खासकर मेडिकल स्टोर जो ऑनलाइन चल रहे हैं, उन ऑनलाइन पर जो शेड्यूल H1 और X प्रकार की जो दवाइयां होती है उन दवाइयों की बिक्री धड़ल्ले से जारी है। साथ ही जो ऑनलाइन में जो दवाइयों की बिक्री हो रही है उन दवाइयों पर जो छूट दी जा रही है उस छूट को लेकर भी जो है पूरे देश में इसी प्रकार की हड़ताल चल रही है। बिल्कुल मनीष, और ऐसे में अलग अलग जगह से हड़ताल की खबरें सामने आ रही है। मेडिकल स्टोर बंद है, अगर इमरजेंसी में किसी को जरूरत पड़ती है तो उसके लिए क्या कुछ सुविधाएं की गई है मनीष, ताकि उनको तुरंत दवा उपलब्ध करवाई जा सके? आर्या, इसमें देखिए मध्य प्रदेश में सहित पूरे देश में जो है वो यह नियम लागू किया गया है हड़ताल के दौरान कि भारतीय जनौषधि साथ ही शासकीय अस्पतालों में या उप स्वास्थ्य केंद्र में, प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, PSC जो होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में भी, उन जगहों पर जो है दवाइयों की उपलब्धता जारी रहेगी। साथ ही जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं उन हॉस्पिटल के अंदर जो मेडिकल स्टोर होते हैं उन पे भी दवाइयों की बिक्री जारी होगी, जिससे कि किसी भी प्रकार के मरीजों को कोई दिक्कत ना आए, उसका पूरा ध्यान रखा गया है सरकार के द्वारा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष तमाम सारी जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, देखते रहिए चैनल न्यूज।